Hello friends, welcome in our physics classes. Discuss on measurement of very small distances. सूक्ष्म और बृहद दूरियों के मापन में हम फर्स्ट देखते हैं सूक्ष्म दूरियों का मापन। तो सूक्ष्म दूरियों का मापन मतलब है कि बहुत ही छोटी छोटी दूरियां भी होती हैं जैसे कि जिनको अपन मेज़र नहीं कर सकते हैं, जैसे अणुओं का व्यास, परमाणुओं का आकार। ये सब मापने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इनको मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स या पेच मापी इनका यूज़ नहीं कर सकते। वर्नियर कैलिपर्स या फिर स्क्रू गेज, जैसे अपन एक पेंसिल होती है तो पेंसिल का मेजरमेंट करने के लिए अपन एक स्केल यूज़ ले सकते हैं कि हाँ इतने सेंटीमीटर लंबी है। कि इरेज़र होता है तो उसको हम वर्नियर कैलिपर्स से मेज़र कर सकते हैं कि इसका लेंथ, हाइट एंड सो ऑन। और जो वायर होता है उसको हम स्क्रू गेज से मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे अणु, परमाणु होते हैं, इनको हम किससे मेज़र करें? तो इनको इसका आंसर अपने माइंड में आता है कि हम इनको देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी से, तो अपन इसको उससे देख सकते हैं तो उसका साइज़ वगैरह भी वही से मेज़र कर सकते होंगे। तो जो माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है उससे 10⁻⁻⁶ मीटर की जो कोटि के आकार वाले कणों को हम माप सकते हैं या फिर देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें इससे और भी छोटे साइज़ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम होते हैं, उनको अपन मेज़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि तक के कण जो है हम मेज़र कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो जो पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं का विभेदन कर सकता है। अब माइक्रोस्कोप के अलावा भी कुछ ऐसी विधियां हैं जिनसे हमें इसका व्यास है, अणुओं का व्यास है या फिर उनका साइज जो है हम नाप सकते हैं। तो इनमें फर्स्ट है आणविक व्यास का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। तो इसका जो मॉलिक्यूलर साइज़ है उसका हम डिटर्मिन कैसे कर सकते हैं? जो हम इसके अंदर लेते हैं, एक एसिड लेते हैं, ओलिक एसिड लेते हैं। ये एक द्रव होता है जिसके अणु का जो व्यास है, डायमीटर है, वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस विधि में हम क्या करते हैं कि ओलिक एसिड की सबसे पतली फिल्म बनाते हैं जिसकी मोटाई लगभग जो अणु होते हैं उस अणु के व्यास के लगभग इक्वल होती हैं। इसके लिए हम 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड मिलाते हैं। फिर इस घोल का, ये जो घोल हमने बनाए हैं, इस घोल में से वापस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेके और 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिला देते हैं। फिर इस घोल की सांद्रता जो है वो C = 1 कितना हो जाएगी, 20 × 20 = 1/400। तो इसकी सांद्रता, घोल की सांद्रता हो जाएगी 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड या फिर एल्कोहल। ठीक है। तो अब इस घोल की कुछ बूंदें लेकर हम एक समतल और चौड़ी ट्रैक में भरे जल के ऊपर डाल देते हैं। मान लिया कि अपने पास एक बीकर वगैरह कुछ भी है जिसमें अपन को पानी भर रखा है हमने। ठीक है। अब इसके ऊपर पानी भर रखा है तो इसके ऊपर ये जो ओलिक एसिड है, इसका जो घोल है, इसकी कुछ बूंदों को हम इस प्रकार से उसके ऊपर मतलब एक प्लेट, कुछ बूंदे मतलब कि उसके ऊपर डाल देते हैं कुल मिला के। जैसे कि जल भरा हुआ रहता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, तेल डालते हैं तो परत उसके ऊपर रह जाती है। उसी तरीके से अपन इस घोल की बूंदों को उसके ऊपर डालेंगे। तो मान लिया कि जो घोल है उसकी n बूंदें हमने जल के पृष्ठ पर डाली है। मान लिया n बूंद डाले तो इस ओलिक अम्ल की फिल्म को जल के पृष्ठ पर सावधानी से फैला देते हैं। अपन ने फैला दिया, उसके बाद अपन उसको रख देते हैं तो समय के साथ जो एल्कोहल है वो वाष्पीकृत हो जाएगा और ओलिक अम्ल की फिल्म ही पीछे रह जाएगी। ठीक है। अब ओलिक अम्ल की फिल्म रह जाएगी। फिर अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर या फिर ग्राफ पेपर किसी की सहायता से ये जो फिल्म रह गई है इसका अपन एरिया नाप सकते हैं। ठीक है। तो माना अपन ने कि जो बूंदे हैं, जो बूंदे अपन उसके ऊपर डाली है उसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n ड्रॉप्स के लिए, इन बूंदों के लिए NV³ हो जाएगा। तो जो घोल है उसमें ओलिक अम्ल की मात्रा कितनी है, तो घोल के अंदर ओलिक अम्ल की मात्रा कितनी है, उसका आयतन मल्टीप्लाइड बाय उसकी सांद्रता, तो NV × 1/400 सेंटीमीटर क्यूब।
अब मान लिया अगर हमने कि इसका जो थिकनेस है वो कितना है, T है, और फिल्म का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है एरिया A है, और उस ओलिक अम्ल का आयतन A, तो आयतन क्या होगा A इंटू टी सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम यहाँ से A इंटू टी इज इक्वल टू क्या है, N इंटू वी इंटू 1/400। दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। गोल्ड में ओलिक अम्ल की मात्रा का आयतन और इसमें ओलिक अम्ल का आयतन T फिल्म की मोटाई के अंदर दोनों इक्वल होंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू NV इंटू 1/400। तो T जो हो जाएगी, जो थिकनेस है वो क्या आ जाएगी, NV/400। A एरिया है यहाँ पे सेंटीमीटर। अब अगर अपन मान लें कि जो मोटाई है वो केवल एक आणविक व्यास की है, एक अणु के व्यास की अगर मोटाई है, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, जो फिल्म है उसकी मोटाई भी हम याद कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है इस मेथड का, जिससे हम जो है वो थिकनेस जो है वो एटम की फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड है परमाणु के आकार के मापन में परमाणु के आकार के मापन में अवोगाद्रो विधि। इसमें भी एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू VM/2π कैपिटल N स्मॉल n की पावर 1/3, जहाँ पे M पदार्थ का आयतन है, M पदार्थ का परमाणु भार है, और V पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन, और N अवोगाद्रो नंबर है। अब परमाणु के आकार के मापन की अवोगाद्रो विधि के अंदर जो ये फॉर्मूला बताया मैंने, स्मॉल r परमाणु की जो त्रिज्या है वो इज इक्वल टू V कैपिटल M/2π कैपिटल N स्मॉल m की पावर 1/3, जहाँ पे स्मॉल m जो है वो पदार्थ का द्रव्यमान है, कैपिटल M जो उसका परमाणु भार है, V जो है वो पदार्थ के द्वारा घेरा गया आयतन, N अवोगाद्रो नंबर है। अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु के अंदर जो 1 ग्राम परमाणु में जो N होते हैं वो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, जो कि पदार्थ का लगभग 2/3 आयतन घेर लेते हैं। अब अपन देखेंगे वृहद दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। नाउ वी डिस्कस ऑन मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बहुत ही बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, जैसे कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी अपन देख लें, तारों की पृथ्वी से दूरी, ये सब जो है अपन किसी भी मीटर स्केल या फिर किसी भी जो मानक टेप है, इन सब चीज़ों से अपन नहीं मेज़र कर सकते हैं। इन सब के लिए तो फिर एक मेथड है, इस मेथड को हम कहते हैं लंबन विधि या फिर पैरालॉक्स मेथड। इससे अपन इसका डिस्टेंस जो है मेज़र कर सकते हैं कि जो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से कितना दूर है, सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना दूर है, तारे पृथ्वी से कितना दूर, ये सब जो बहुत ही बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हैं, इनका मेजरमेंट अपन इस लंबन विधि से कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि लंबन का अर्थ क्या होता है कि यदि हम कोई भी वस्तु लें, उस वस्तु को अपने सामने रखते हैं और फिर बारी बारी से अपनी दाई और बाई आँख को बंद करके हम इसको देखते हैं, तो दोनों ही जगह से मतलब अपनी पृष्ठभूमि जो होती है वहाँ के सापेक्ष वो जो वस्तु है उसकी स्थिति हमें अलग अलग दिखाई देती है, बदलती हुई प्रतीत होती है। इससे अपन पैरालॉक्स कहते हैं या फिर लंबन कहते हैं। जैसे कि मान लिया, जैसे कि डायग्राम में शो किया हुआ है, जहाँ पे जो P है वो मान लिया कोई भी वस्तु है जो हमने अपनी आँखों A और R दोनों के सामने रखी हुई है। तो हम आँख L को बंद करते हैं, फिर P को देखेंगे, फिर वापस L को बंद करके R से P को देखते हैं, वापस R को बंद करके L से P को देखते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस में जो हमें P का जो स्थिति है वो बदलता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा आप करके देख सकते हैं। तो ये जो L और R हैं ये अपने पास क्या होंगे, इस P के बेसिस हैं। अब ये दोनों जो आँखों के बीच की दूरी है, L और R के बीच की दूरी B जो है, ये अपने पास क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। और ये जो एंगल P है वो अपने पास कहलाता है P, जो कोण L P और R के बीच में बना है कोण थीटा, वो अपने पास लंबन कोण कहलाता है। कोण L P R इज इक्वल टू क्या है अपने पास, लंबन कोण थीटा है। और ये जो मान लिया अपन ने कि L से P का जो दूरी है वो x है और R से P का जो दूरी है वो x, तो अब अपन इसको देखने का नज़रिया बदले और फिर देखें तो मान लेते हैं कि P कोई भी प्लेनेट है या फिर P जो है वो कोई भी ग्रह है, मान लिया अपन ने, जो कि
पृथ्वी एल आर पृथ्वी है, वहाँ से काफ़ी दूर है, बहुत ही दूर है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी से प्लेनेट जो थे वो बहुत ही दूर हैं, तो इसकी दूरी जो है एक्स वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो b अपॉन एक्स है वो अपने पास क्या है, इस लेस देन वेरी वेरी लेस देन टू 1, या फिर हम कहें यहाँ से इसका मतलब क्या है अपना थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा एल आर अपॉन एक्स। थीटा का वैल्यू निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क जो है अपने पास हो जाएगी ए बी मतलब कि एल आर, और जो एस हैं एक्स हैं वो अपने पास रेडियस जो है वो अपने पास हो जाएगी एक्स। तो बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है थीटा अपन निकाला, तो एक्स का वैल्यू अपन ने क्या निकाल लिया बी अपॉन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में होता है। अब अपन जो बेसिस बी है, आधारक बी है और एंगल जो थीटा है, ये अगर अपन दोनों निकाल लें तो अपन एक्स जो है जो दूरी है उसकी अपन गणना कर सकते हैं, या फिर जो दूरी एक्स है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो विधि है लंबन विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे अपन बहुत ही लार्ज डिस्टेंस जो है वो अपन मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड है आकाशीय पिंड का आकार, चंद्रमा का व्यास, साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, डायमीटर ऑफ मून। तो जो मून है उसका डायमीटर जो है वो अपन को फाइंड करने के लिए अपन देखते हैं कि जो उसी से पैरालॉक्स मेथड से, जैसा कि डायग्राम में दिखाए हैं, जो अर्थ है वहाँ पे अपन एक पॉइंट ले लेते हैं, जो अपना प्रेक्षण बिंदु है ई ले लेते हैं अर्थ पे। वहाँ से अपन देखते हैं मून को, अगर अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो हमें जैसा कि इस डायग्राम में शो है वैसा दिखाई देगा। तो इसका जो डायमीटर है कैपिटल डी, जो डिस्टेंस जो है वो कैपिटल, इसके जो सामने जस्ट इसके अपोजिट एक एंगल बनता है थीटा, वो एंगल जो है वो अंतरित कोण कहलाता है थीटा, जो कि चंद्रमा का क्या कहलाता है कोणीय डायमीटर, कोणीय व्यास जो है उसको अपन कहा जाता है। जो अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, और डायमीटर जो है वो अपने पास कैपिटल डी है, और पी क्यू जो है वो अपने पास पी क्यू डायमीटर है, और एंगल जो है वो अपने पास क्या है पी ई और क्यू है एंगल थीटा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि चंद्रमा से, पृथ्वी से चंद्रमा की जो माध्य दूरी है, मान लिया अपन ने स्मॉल डी है, तो अपन इसको ऐसे देख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल डी और थीटा, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ से अगर अपने पास स्मॉल डी और थीटा हम याद हो तो नहीं, यहाँ से इसका कैपिटल डी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, मतलब जो चंद्रमा का डायमीटर मेजर कर सकते हैं अगर अपन को एंगल और डिस्टेंस जो है वो पता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से पैरालॉक्स मेथड है, या इससे अपन जो चंद्रमा है, जो मून है, उसका डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने फर्स्ट अभी देखा था तो वहाँ से अपन क्या मेज़र कर रहे थे, जो स्मॉल ये जो डी है, डी को फाइंड कैसे करते हैं वो अपन ने भी जैसे देखा है पैरालॉक्स मेथड में, जो कि उसमें उस डायग्राम में डिस्टेंस एक्स थी, तो उस एक्स को तो अपन ने वहाँ मेज़र कर ही लिया था, और उस एक्स का वैल्यू अपन यहाँ पे सीधे पुट करके और उसी तरीके से अपन निकाल के और यहाँ पे डायमीटर भी अपन फाइंड कर सकते हैं। थर्ड है वृत्त दूरियों का मापन की प्रतिध्वनि विधि अथवा परावर्तन विधि, ये अपने पास है सेकेंड का ही है जो मून वाला है। दूरी का मापन डायमीटर थीटा इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू बार अपॉन ऑफ डी, तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो कैपिटल डी जो है वो अपने पास अपन फाइंड कर सकते हैं थीटा इंटू स्मॉल डिस्टेंस डी। और नाउ थर्ड है वृत्त दूरियों के मापन में प्रतिध्वनि विधि अथवा परावर्तन विधि। दूर स्थित पहाड़ी से, थर्ड है वृत्त दूरियों के मापन की प्रतिध्वनि विधि अथवा परावर्तन विधि। तो अगर हम जो है बहुत दूर पहाड़ी पर जाके खड़े हो जाए और वहाँ से अगर अपन ज़ोर से चिल्लाए तो हमें वापस जो हम चिल्लाते हैं, जो शाउट करते हैं, उनकी वापस ध्वनि में सुनाई देती है। तो किस होता है परावर्तन की वजह से हमें जो सुनाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं प्रतिध्वनि करते हैं। तो अपन जो है इस विधि से पहाड़ी की दूरी को मेज़र कर सकते हैं कि अपन कितनी दूरी पर कितनी ऊंची पहाड़ी पर हम खड़े हैं। वैसे तो मान लिया हम एक गन से एक गोली छोड़ते हैं, पहाड़ी के ऊपर छोड़ी अपन ने गोली, ठीक है, तो अपन छोड़ते हैं तो उसका साउंड निकलेगा गोली का, और वो वापस जैसे छूटेगी वापस थोड़ी देर बाद
परावर्तन के कारण वापस हमें ध्वनि सुनाई देगी। तो उन दोनों के बीच का जो टाइम अंतराल है, मान लिया अपन ने वो स्मॉल टी है, और जो स्पीड ऑफ जो ध्वनि जो है वो उसका जो स्पीड है वो अपन ने, उसकी जो चाल है वो अपन ने मान ली v है। तो पहाड़ी की दूरी जो है वो स्मॉल s मापने के लिए अपन क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो vt और यहाँ पे 2s लिया, 2s इसलिए लिया कि डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, बुलेट का। तो अपन किसको मेज़र कर रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम के इसमें। तो अपन को 2 बार ध्वनि सुनाई दी, एक बार जब गोली छोड़ी तब, और वापस परावर्तन के बाद। तो यहाँ पे 2s हो जाएगा और s इज इक्वल टू vt/2। तो ऐसे भी अपन यहाँ से हम जो पहाड़ी है उसका दूरी मेज़र कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंप्लीट दिस